देश में एक चीज सबसे ज्यादा जेर बहस है, सबसे ज्यादा बवाल काटा जा रहा है। कहा जा रहा है भाई जनसंख्या पर काबू करो, तो इसमें भी लोगों को मजहब नजर आ रहा है। इस पर योगी बनाम ओवैसी हो गया। एक बुनियादी बात कही गई कि देश को संभालना है, इसके लिए बहुत जरूरी है आबादी पर कंट्रोल किया जाए। आबादी काबू में होगी तो देश तरक्की करेगा, बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इस पर भी लोगों ने मजहबी ऐनक लगा लिए और बढ़ती आबादी को भी धर्म से जोड़ दिया है। देखिए जरा कैसे योगी बनाम ओवैसी हो गया है। ओवैसी क्या कह रहे हैं, सीधी सी बात पर ओवैसी का कहना है भारत में जबरन आबादी कानून की जरूरत नहीं है। ओवैसी कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, मूव कीजिए फास्ट। मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, सिर्फ कहा आबादी काबू में रखिए। ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। अब आप समझिए कौन इसको भी हिंदू मुसलमान कर रहा। योगी ने कहा निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धियां। योगी ने कहा उपलब्धि तभी जब समाज स्वस्थ हो, आरोग्यता को प्राप्त करे। यानी योगी का कहना है जब लोग फिट रहेंगे और बीमार नहीं होंगे तभी असली उपलब्धि होगा। इसके अलावा देखिए दो और नेता है आमने सामने, समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, अखिलेश यादव के सांसद। उन्होंने कहा बच्चे पैदा करने का ताल्लुक अल्लाह से। अब देखिए इस आबादी को भी, बढ़ती जनसंख्या को भी ऊपर वाले से जोड़ दिया। यानी कहना चाह रहे हैं उसमें उनका कोई रोल नहीं, अल्लाह बच्चे और उनका इंतजाम करता है, इसके लिए भी ऊपर वाले को जिम्मेदार ठहरा दिया। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं एक बड़ी संख्या जनसंख्या वृद्धि का लक्ष्य मानती है और इस मुद्दे पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से। उनका कहना है, आगे उन्होंने कहा, उस पर गिरिराज सिंह कह रहे हैं, अखिलेश ने कहा जो अराजकता है यह आबादी से नहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से आती है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं बढ़ती जनसंख्या का दानव भारत को विश्व गुरु बनने से रोक रहा है। अब जरा सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं और योगी क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। क्या उत्तर प्रदेश और भाजपा के लोगों को नहीं मालूम कि सेक्स रेशियो मुसलमानों का कितना है? बताइए, बड़ा है 936 to 9, इंप्रूवमेंट है 930 to 951। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने वाले कौन है? मुसलमान है। और आप ये बताइए कि मुसलमानों का जो TFR रेट 2015-16 में 2.6 था, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में आप? और आइए आपको बताऊं, देश में 2011 में जनगणना हुई थी, यानी किस धर्म के कितनी आबादी है। वो जनगणना 2011 के हिसाब से क्या कहती है, देखिए जरा। जनगणना यह कहती है कि हिंदुओं की आबादी जो है वो लगभग 79.80% है, लगभग 80% हिंदुओं की आबादी है। ये 2011 की जनगणना कह रही है, यानी टोटल लगभग 96 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी। मैं पढ़ लूं ग्राफिक्स, फिर मूव कीजिए। मुस्लिमों की आबादी 14.23% है 2011 की जनगणना के हिसाब से, यानी 17 करोड़ 22 लाख है मुस्लिमों की आबादी। सिखों की आबादी 1.72%, यानी संख्या के हिसाब से 2 करोड़ के आसपास सिखों की आबादी है। ईसाइयों की आबादी 2.30%, लगभग 2 करोड़ 78 लाख सिखों की आबादी है, ईसाइयों की आबादी है। ये आबादी का अनुपात है। अब जरा सुनिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं और शफीकुर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसका। जनसंख्या एक चुनौती है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां जनसंख्या तेजी से घट भी रही है।
चाहे मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद जिनका भी बयान आ रहा है वो तो केवल वोट बैंक के लिए आ रहा है, लेकिन जो बयान मुख्यमंत्री जी का है वह बयान मैं यह मानता हूं कि वह देश के लिए दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए है। और ये मैं आपको बताऊं कि 2050 में क्या होने वाला है। देश की आबादी पर ये लोग मजहबी चश्मा लगाए, लेकिन सोच नहीं पा रहे कि हम 2050 में दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। आबादी के मामले में हमारी तुलना में कोई ठहरेगा नहीं, हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। देखिए, ये आ गया ग्लोब और ये बढ़ती जनसंख्या। भारत 2050 में 166 करोड़ का भारत होगा, 166 करोड़, इसे मूव करा। चीन देखिए, हम चीन से भी आगे होंगे। हमारी आबादी कितनी होगी? 166 करोड़, और चीन 137 करोड़ होगा। यहां भी चीन से हम आगे निकल जाएंगे। अमेरिका 37.5 करोड़ होगी 2050 में, हम देखिए 166, कोई तुलना ही नहीं। पाकिस्तान 36 करोड़ 60 लाख के आसपास होगी, हम कहीं आगे 166 करोड़। अभी वक्त है कदम उठाने का। बांग्लादेश 20 करोड़ 40 लाख, और हम देखिए बांग्लादेश से भी कितने आगे हो जाएंगे। ये दुनिया की आबादी की तुलना में 2050 में आबादी बम देश में फूट जाएगा अगर अभी नहीं जागे। लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आबादी की लड़ाई मजहब से कोई इसका मतलब ही नहीं है। देश की आबादी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मूलभूत समस्याएं जो हैं हम लोगों को बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए आबादी को रोकना, जनसंख्या कानून बहुत जरूरी है। जो लोग मजहब को बीच में ला वो गलत तरीके से ला रहे हैं। आबादी रोकना जायज चीज है, क्योंकि हम लोग जो सुख सुविधा मिल रही है वो किसी कारण से रुक जाती है। अगर आबादी में कंट्रोल हो जाएगा तो हम लोग को जो भी शासन सरकारी सुविधा है उसका हम अच्छे लाभ मिलता है। भैया, आबादी का जो प्रश्न चिन्ह है ये देश में बहुत दिनों से समस्या है, और हम सबकी ये मांग है, पूरे देश की ये मांग है कि जनसंख्या कानून भारत में अब तक लग जाना चाहिए। बयानबाजी हो रही है लगातार, हम लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनसंख्या कानून जो है वो सरकार को बहुत पहले ले आना चाहिए था, क्योंकि सरकार को ही सोचना पड़ेगा कि जनसंख्या कानून पर जो भी विचार हैं उनपे सबको अमल करना चाहिए और सबको सहमति दिखानी चाहिए। आबादी रोकना ऊपर वाले के हवाले नहीं, आबादी रोकना तो हम सबके हवाले है कि हमें अपने पे कंट्रोल करना होगा कि हमें 2 बच्चे करने हैं, जिससे हमारा आगे का जीवन यापन अच्छी तरीके से हो सके। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, लोगों को आपने सुन लिया है, लेकिन एक बड़ी बात यह, लोग आज नहीं जागे तो बढ़ती आबादी से बड़ा नुकसान होने वाला। क्या क्या नुकसान होगा, क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी बढ़ती आबादी से, देखिए जरा। पहली परेशानी जो आपको बढ़ती आबादी से होगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी और वो बेकाबू हो जाएगी। स्कूलों में जगह नहीं होगी, एडमिशन नहीं मिलेंगे जब आबादी बढ़ जाएगी, रहने के लिए घर नहीं मिलेंगे, लोग कहां रहेंगे जाकर, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी, अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिलेगा, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इतना ही नहीं, प्रकृति पर दबाव बढ़ेगा और प्रदूषण जानलेवा हो जाएगा। लोग ज्यादा होंगे तो संसाधनों का इस्तेमाल होगा और प्रदूषण ज्यादा होगा। महंगाई 7वें आसमान पर चली जाएगी, लोगों की कमाई और ज्यादा घट जाएगी। जब जनसंख्या ज्यादा होगी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी कितना है, रोजगार भी लोगों को नहीं मिल पाएगा और संसाधनों की कमी हो जाएगी। अपने आप जो परिस्थितियां बनेंगी, कमाई कम और खर्चा ज्यादा होगा उस हालात में। इसलिए अभी जागने की जरूरत है। अब जरा सुनिए, मुख्तार अब्बास नकवी उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि आबादी के लिए अल्लाह की तरफ देख रहे हैं और ऊपर वाले को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जरा मुख्तार अब्बास नकवी को सुनिए, गिरिराज सिंह को सुनिए क्या कह रहे हैं। आप अल्लाह की मेहरबानी का बहाना बनाएंगे, अनलिमिटेड परेशानी का ठिकाना ढूंढेंगे, तो ये मुझे लगता है जो लोग तर्क दे रहे हैं ये ठीक नहीं है। जहां तक सवाल है जनसंख्या विस्फोट का, जनसंख्या का, दुनिया के तमाम उन देशों ने, चाहे वो प्रगतिशील देश हों और चाहे डेवलप कंट्रीज हों, उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए उपाय ढूंढे हैं और उनके देश के लोगों ने उसमें अपना सहयोग दिया है। देखिए, जो देश के हालात बनते जा रहे हैं, आज दुनिया की आधी आबादी चाइना और भारत के बीच में है। लेकिन आप चाइना को देखें, चाइना में मेरी जानकारी में 78 के इर्द गिर्द चाइना का जीडीपी कम था भारत के जीडीपी से, और चाइना ने 79 में
वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, और जो आज इतने साल में एक ऐसे व्यक्ति का रिपोर्ट मैं कह रहा हूं जिन्होंने ये कहा कि आज तक में लगभग 60 करोड़ आबादी को रोकने का काम किया वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण। इस चीज को भी और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं 1981 में देश की आबादी क्या थी, 2011 में। मैं क्यों बता रहा हूं? मैं आपको बताने जा रहा हूं किसकी आबादी कितने अनुपात में बढ़ी है। ये देखिए जरा, ये आपके सामने 1981 में देखिए। 1981 में आबादी थी देश की लगभग 10.5 करोड़ के आसपास। मुसलमानों की आबादी 15.9% थी, हिंदू आबादी 83.3% थी 1981 में। उसके बाद 1991 में आबादी लगभग 13 करोड़, ये उस साल की आबादी बता रहा हूं मैं आपको। मुसलमानों की आबादी 17.3% और हिंदुओं की आबादी 81.7%। कितनी बढ़ी कितनी, वो रेशियो बता रहा हूं मैं आपको। 2001 में इन 10 सालों के दरमियान 1991 से 2001 के दरमियान 16 करोड़ 62 लाख आबादी और बढ़ गई, और उसमें मुसलमानों की आबादी 18.5%, हिंदू आबादी 80.60%। फिर 10 साल बाद देखिए 19.98% करोड़ आबादी बढ़ गई, 19.98 करोड़ आबादी बढ़ गई। इसमें मुस्लिम 19.3% थे और हिंदू 79.7%। इस अनुपात, आखिरी जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। लेकिन आइए मैं आपको सुनवाता हूं मुफ्ती शमून कासमी क्या कह रहे हैं बढ़ती आबादी के लिए जो इस्लाम और ऊपर वाले को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनको शमून कासमी जवाब दे रहे हैं। सुनिए। बर्थ कंट्रोल इस्लाम के खिलाफ नहीं है और इस्लाम जनसंख्या को कंट्रोल करने में कहीं भी वो मुखालफत नहीं करता है, बल्कि वो तो इन सारी चीज़ों को इसलिए कि ताकि दुनिया में एक बेहतरीन निज़ाम कायम हो, अच्छे लोग हों, वो क्वालिटी को ज़्यादा तरजीह देता है क्वांटिटी की जगह। और उसके लिए एक तरीक़ाकार ये है कि हाँ, ऑपरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है कि आप ऑपरेशन से ही आप बर्थ कंट्रोल करें, बगैर ऑपरेशन किए हुए भी आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें कोई ममानत नहीं है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेवजह की चीजों पर विपक्ष को भी बहस और विवाद का मसला चाहिए। एक और नया विवाद शुरू हो गया है। शेर की दहाड़ पर सियासी शोर शुरू हो गया है। तस्वीरें दिखाइए, यह सेंट्रल विस्टा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया था अशोक स्तंभ का। नया जो पार्लियामेंट बन रहा, देश की नई संसद जो बन रही है उसके ऊपर ये मौजूद है, यह अशोक स्तंभ। अब विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है, विपक्ष इस पर भी विवाद खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है ये वो वाला अशोक स्तंभ नहीं है। क्या कह रहा है विपक्ष, देखिए जरा। महुआ मोइत्रा से शुरू करते हैं, अपने बयानों के लिए विवादों में रहती हैं। ये जो नया अशोक स्तंभ बना है जिसका मोदी जी ने कल अनावरण किया, उस पर महुआ मोइत्रा का कहना है, कई ट्वीट किए इन्होंने, एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। उन्होंने कहा सच कहा जाए सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते पूरा हुआ। इस ट्वीट के 2 घंटे बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा सॉरी, मेरा मतलब सत्यमेव जयते से संघीमेव जयते पूरा हुआ। यानी सोचिए, अशोक स्तंभ देश की पहचान, उसको संघ से जोड़कर जानबूझकर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया। संजय सिंह क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। संजय सिंह के अलावा बीवी श्रीनिवास कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा 1950 से अब तक देश में क्या बदला है, वो पुराने और नए अशोक स्तंभ को देखकर सामने है। ओवैसी भी कूद पड़े। ओवैसी ने लिखा प्रधानमंत्री ने अशोक स्तंभ का उद्घाटन क्यों किया, लोकसभा स्पीकर को इसका उद्घाटन करना चाहिए था। ओवैसी कह रहे हैं संसद में मुखिया प्रधानमंत्री नहीं स्पीकर होता है। इन सब पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया है। हरदीप पुरी साहब ने लिखा सारनाथ में प्रतीक की जो ऊंचाई है, जो इसका रियल स्तंभ है, उसकी ऊंचाई 1.6 मीटर, संसद भवन में प्रतीक की ऊंचाई
6.5 मीटर है। दोनों की तुलना करते समय कोण ऊंचाई देखनी चाहिए और राष्ट्रीय प्रतीक पर बेवजह विवाद किया जा रहा है, उनका यह कहना है। इस पर शांति और आक्रोश देखने वालों की आंखों में होता है। उन्होंने कहा जो लोग कह रहे हैं इसमें आक्रोश ज्यादा है या इसमें दहाड़ ज्यादा है, ये आपके आंखों में देखने वालों की आंखों में होता है। अब मैं आपको दोनों दिखाने जा रहा हूं, पुराना अशोक स्तंभ और नया अशोक स्तंभ। दोनों तस्वीरें देखिए जरा। ये देखिए, ये है पुराना अशोक स्तंभ। फुल स्क्रीन लीजिए जरा एक बार इस तस्वीर को। इस तस्वीर को बाकायदा ट्वीट किया जा रहा है, सवाल किए जा रहे हैं इस तस्वीर के साथ। ये आप देख रहे हैं, ये है पुराना अशोक स्तंभ। अब इस चेहरे को इसको ठीक से देख लीजिए। अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये देखिए 2 विंडो आपके सामने आ गई, 2 तस्वीरें। एक पहला जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका अनावरण किया वो अशोक स्तंभ है। दूसरा आप देख रहे हैं रियल अशोक स्तंभ जो पुराना अशोक स्तंभ है। दोनों की तुलना कीजिए, दोनों में फर्क समझिए, क्या ऐसा फर्क है। वो कह रहे हैं फर्क है कि पहले वाले में देखिए वो कह रहे हैं दांत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं शेर के, गुस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ भी, यानी कुछ भी, सिर्फ विवाद के नाम पर कुछ भी करना है। ये वो लोग हैं, आपको बताऊं, ये वो लोग हैं जब ये नई संसद बन रही थी, इन्हें नई संसद से ऐतराज था, कोर्ट तक चले गए। ये वो लोग हैं जो आज अशोक स्तंभ उस पर लग गया तो उस पर भी ऐतराज है। देखिए ऐतराज क्या है, किस बात पर ऐतराज है इन्हें, ये दोनों आपके सामने आ गए। इनका कहना है शेर के गुस्से में होने का दावा है। ये सोचिए, इस बात में कोई तुक नहीं। कह रहे हैं एक में शेर गुस्से में ज्यादा है जो नया वाला अशोक स्तंभ है। इनका कहना है शेरों के आक्रामक होने का दावा है, शेर के मुंह खुले होने का दावा कर रहे हैं। इसमें शेर का मुंह ज्यादा खुला हुआ। सारनाथ सांची के शेरों से अलग है। अब वो कह रहे हैं इन दोनों जगह शेर काफी शांत मुद्रा में है, उनका दावा यह है। सेंट्रल विस्टा की छत के शेरों की मुद्रा आक्रामक है और इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा रहा है इनकी तरफ से। अब जरा सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। वो बीजेपी का कहना है ये आज का शेर है जो दहाड़ रहा है। कांग्रेस का और विपक्ष का कहना है कि ये राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ है। सुनिए जरा। है कि शेर उसके अंदर शेर की शक्ल में दिखाया गया है। अब जिनमें अपने आप गुस्सा और नफरत भरी हुई है उनको शेर वैसा ही लगता है, पर जो बाकी लोगों ने देखा उन्होंने कहा एक शक्तिशाली, विकसित, सुरक्षित और सब में सद्भाव हो ऐसे शेर का स्वरूप चारों दिशाओं में वहां पर रखा गया है। अब वो सरकार के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, नेशनल एम्ब्लेम अनवेल होता है, उसकी भी आलोचना कर रहे हैं और उनमें आलोचक उनमें से एक है महुआ मोइत्रा जी। महुआ मोइत्रा जी को पहले मां काली पे क्या कहा उन्होंने। पूरे बंगाल में आक्रोश है, देश में आक्रोश है। हो सकता है उन्होंने इसकी आलोचना इसलिए की हो कि वो चाह रहे होंगे कि मीडिया उनसे मां काली को लेकर कोई प्रश्न ना पूछे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के कुछ लोग इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। जो इस नेशनल एम्ब्लेम के मूर्तिकार है सुनील देवरे, उन्होंने बताया है कि जो नेशनल एम्ब्लेम जिसका अनावरण किया गया है वो ओरिजिनल जो सारनाथ लायन कैपिटल है अशोका का, जो आज भी संरक्षित है सारनाथ म्यूजियम में, उसी पर आधारित है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर जो अशोक स्तंभ लगाया गया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा सारनाथ म्यूजियम में रखा गया है। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दोनों में फर्क क्या है, दोनों के बारे में वो बातें जो आज तक आप नहीं जानते थे। पुराना अशोक स्तंभ क्या कहता है, नए अशोक स्तंभ में ऐसा क्या है, दोनों में क्या बुनियादी फर्क है भी या नहीं। देखिए जरा, ये आ गया पुराना अशोक स्तंभ। ये आप देख रहे हैं, ये पुराना अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ भारत का दरअसल राष्ट्रीय प्रतीक है। सम्राट अशोक ने यह सिंह स्तंभ बनवाया था। सिंह स्तंभ सारनाथ के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। अशोक स्तंभ में मूल रूप से 4 सिंह, 4 शेर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये चारों तरफ से एक जैसा नजर आता है। अशोक स्तंभ भारतीय लोकतंत्र की पहचान है। इसके साथ ही अब देखिए 26 जनवरी 1950 को इस अशोक स्तंभ को अपनाया गया। अब आया गया नया अशोक स्तंभ जो सेंट्रल विस्टा नई पार्लियामेंट पर जिसका प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। यह है नया अशोक स्तंभ। नए संसद भवन में बने स्तंभ को सुनील देवरे ने बनाया है।
और विशालकाय अशोक स्तंभ बनाने में, इसको बनाने में लगभग 9 महीने का वक्त लगा है। अशोक स्तंभ की ऊंचाई 20 फीट है, 20 फीट। अशोक स्तंभ का वजन 9,500 किलो, 9,500 किलो है अशोक स्तंभ। इसे कांस्य धातु से बनाया गया है, यह इसकी खासियत है। और 2000 से ज्यादा कर्मचारियों ने मिलकर इसको तैयार किया है। 8 फेजेस में, 8 चरणों की प्रक्रिया के बाद इसका निर्माण किया गया है पूरी तरह से। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जो लोग कह रहे हैं दोनों अशोक स्तंभ में फर्क है, एक्स एएसआई के एडीजी, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। तो इसमें टैंपरिंग एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि टैंपरिंग तो अगर ओरिजिनल फिगर में हुई होती तब हम टैंपरिंग कर सकते थे। ये टैंपरिंग नहीं है, बल्कि उसकी एक कॉपी तैयार की गई है। हाँ, ये जरूर है कि वो जैसे 7-8 फीट ऊंचा है, ये जो वर्तमान में बना है, जो कॉपी है उसकी, वो 20-21 फुट ऊंची है। जो वहां पे अशोक चिन्ह है आज भी एज इट इज है। थोड़ा सा जो चेंज हुआ है, आप ये कह सकते हैं कि जो शेर का मुंह थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। पहले भी किसी आर्टिस्ट ने बनाया था, आज भी किसी आर्टिस्ट ने बनाया है। पहले जिसने बनाया था उसने अपने हिसाब से बनाया, आज किसी ने अपने हिसाब से बनाया। संख्या उतनी है शेर की, हाइट बढ़ी है, तो स्वाभाविक सी बात, अगर अशोक स्तंभ की हाइट बढ़ेगी तो विड्थ भी बढ़ेगी, और हाइट बढ़ेगी विड्थ भी बढ़ेगी, तो उसमें एक रूपता लाने के लिए आपका फेस भी बढ़ेगा, शेर का फेस भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है इस पे डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर यह है, हिंदुस्तान में एक संविधान है, कानून है, नियम है, कायदे हैं, और एक छुट्टी होती है संडे को, ऑफिस में भी, दफ्तर में भी और स्कूल में भी। लेकिन सोचिए, देश में ऐसी जगह भी है जहां स्कूलों में शुक्रवार को, जुमे को छुट्टी हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए छुट्टी बदल दी गई। ये देख रहे हैं आप, ये लिखा है दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार जुमा। ये लिखा है जुम्मा का अवकाश, यानी छुट्टी रहेगी फ्राइडे को। ये क्यों हो रहा है, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एक शहर में हिंदुस्तान के इस्लामिक कानून क्यों चल रहा है, क्योंकि इस तरह की छुट्टियां भारत में तो होती नहीं। तो देखिए जरा, हुआ यह कि खबर यह है झारखंड से, झारखंड के जामताड़ा जिले से इस विवाद की शुरुआत हुई है, और स्कूल में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी गई है। मुस्लिम बहुल इलाके में स्कूल होने के कारण यह छुट्टी दी गई है, यह नियम है। 100 से ज्यादा स्कूल में छुट्टी का दिन बदल गया है, 100 से ज्यादा स्कूल। जुमे की छुट्टी पर विवाद के बाद सोरेन सरकार जागी है, और झारखंड के शिक्षा मंत्री ने फटकार लगाई है, अधिकारियों को तलब कर लिया गया। इसके बाद जामताड़ा में कुल 1084 सरकारी स्कूल हैं। सिर्फ 15 स्कूल उर्दू स्कूल के रूप में चिन्हित हैं, जिन्हें मान्यता प्राप्त है, लेकिन कई स्कूलों ने बिना आदेश बोर्ड पर लिख रखा है उर्दू स्कूल। मुस्लिम बहुल इलाके में स्कूल होने के कारण इनके नाम बदल दिए गए, और सीएम सोरेन ने गृह जिले में भी ऐसे कई स्कूल हैं जहां खुद सीएम का जिला। दावा यह है कि दुमका जिले में 33 स्कूलों के साथ उर्दू को जोड़ दिया गया है। इन स्कूलों में जुमे के दिन छुट्टी जारी है। और आइए अब आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए शिक्षक क्या कह रहे हैं वहां और शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम लोग तो यहाँ उर्दू जानते हैं, उर्दू है बहुत दिन से, मतलब 1952 से स्कूल है, तो जब से उर्दू ही स्कूल उसको हम लोग जानते हैं। उर्दू की पढ़ाई यहाँ होती है? उर्दू की पढ़ाई हाँ। उससे पहले सर तो यहाँ से बहुत सारे उर्दू टीचर आए थे, जैसे मास्टर जफर है, मास्टर अशरफ है, और अयूब सिद्दीकी है, सब तो सब उर्दू टीचर बन के यहाँ आए थे। छुट्टी तो ऐसे संडे को हर जगह में है, लेकिन हम लोग जब से जानते हैं तो संडे को चालू रहता है, शुक्र को छुट्टी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा था, यानी सब दिन छुट्टी नहीं रहता, मास्टर ही नहीं रहता। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर क्या उर्दू विद्यालय लिखा हुआ है? ये उर्दू विद्यालय तो लिखा है नहीं। अच्छा, लिखा रहने से हम लोग नहीं जानते कि लिखा है उर्दू विद्यालय है, लेकिन यहाँ छुट्टी शुक्रवार को, हाँ शुक्रवार को छुट्टी रहता है। यहाँ कितने टीचर आए गए, सब उर्दू विद्यालय ही था उस समय, और हम लोग का शुक्रवार का छुट्टी होता है, और बृहस्पतिवार को हम लोग का ये रहता है मॉर्निंग।
और आज से ये नहीं है, आप जिस समय दुमका जिला थे उससे पहले का। और आइए आपको बताऊं, देश में जुमे की, शुक्रवार की छुट्टी दी जा रही स्कूलों में। यह कहां होता है? उन देशों में होता है जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम देश जो हैं उनमें। सऊदी अरब में शुक्रवार की छुट्टी होती है। सऊदी अरब के अलावा ओमान में छुट्टी होती है शुक्रवार को, ये मुस्लिम देश है। बहरीन में शुक्रवार को छुट्टी होती है और कुवैत में भी शुक्रवार की छुट्टी होती है। कतर में शुक्रवार की छुट्टी होती है। इसके अलावा अल्जीरिया भी फ्राइडे को ऑफ होता है, दफ्तर और स्कूल। मिस्र में भी शुक्रवार की छुट्टी होती है। ये वो देश हैं जो इस्लामिक कंट्री है। इराक इसमें शामिल है, जॉर्डन इसमें शामिल है, लेकिन हिंदुस्तान कोई धार्मिक मुल्क नहीं। लीबिया इसमें शामिल है। ये वो देश हैं जहां शुक्रवार की छुट्टी होती है। आइए अब आपको बताऊं, रविवार की छुट्टी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर रविवार की छुट्टी का तुक क्या है। रविवार को हमारे देश में तो संडे को ऑफ होता है, ये संडे ऑफ कहां से आया और आखिर रविवार को छुट्टी होती क्यों है, ये आपको बताने जा रहा हूं। कभी हमने इसका जिक्र भी नहीं किया, कभी ख्याल भी नहीं आया कि आखिर छुट्टी रविवार को क्यों होती है। तो देखिए जरा, रविवार को छुट्टी की कई कहानियां प्रचलित हैं। आपको बताऊं, भारत में अंग्रेजों का शासन था जिस दौरान, मजदूर 7 दिन काम किया करते थे उस वक्त पर, और मजदूर नेता मेघाजी लोखंडे ने उसके बाद आवाज उठाई कि हम 7 दिन काम कर रहे हैं। मजदूरों के लिए उसके बाद साप्ताहिक छुट्टी की मांग की गई कि हफ्ते में 1 दिन छुट्टी तो होनी जरूरी है। दावा है कि 1890 में अंग्रेजों ने इस मांग को पूरा किया। 1890 में रविवार को मजदूरों को छुट्टी दी गई उसके बाद से, और रविवार को छुट्टी के धार्मिक कारण भी हैं। कारण यह है कि हिंदू धर्म में सोमवार को सूर्य का दिन मानते हैं और सोमवार से ही सप्ताह की शुरुआत होती है। इसलिए ईसाइयों में रविवार को ईश्वर का दिन माना जाता है, इसलिए रविवार की छुट्टी। और भारत सरकार ने रविवार छुट्टी की मान्यता नहीं दिया आधिकारिक तौर पर। जम्मू के रमन शर्मा ने एक आरटीआई लगाई थी इस छुट्टी के बारे में जानकारी के लिए, लेकिन 18 जुलाई 2012 को केंद्र सरकार ने इसका जवाब दिया। बाकायदा बताया गया कि रविवार को छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि अब शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री अब डरे सहमे घबराए, ये क्या हो गया, अब जवाब देते नहीं बन रहा उन्हें। सुनिए जरा। अखबार के माध्यम से खबर मिला जी, अधिकारियों को तलब किए थे जी, और बातें जो आने के बाद विभाग से जांच का आदेश दे दिया गया है जी। जांच आने के बाद ही कुछ बोला जा सकता है। क्या कारण था, क्या है, सच्चाई क्या है, वो जांच आने के बाद बताएंगे जो होगा सर। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको आज की एक और बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। संघ के दफ्तर में, आरएसएस के दफ्तर में बम से हमला हुआ। एक के बाद एक बम बरसा दिए गए। दिखाइए जरा विजुअल, ये देख रहे हैं एम्बियंस के साथ 12 जुलाई की तस्वीरें। ये धुआं आपको नजर आ रहा है, संघ का दफ्तर जिस पर यह धमाका हुआ। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। संघ के दफ्तर पर बम फेंक दिया गया और जिसके बाद धुएं का गुबार उड़ रहा है। सुनिए जरा एक बार। रात 12:38 का वक्त, संघ दफ्तर पर बम फेंका गया और सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। एम्बियंस ये सुनिए। संघ के दफ्तर में यह धमाका हुआ और यह धमाका किसने किया यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और यह देखिए जरा, ये संघ के ऑफिस की तस्वीरें। यहां बम फेंका गया, उसके बाद ये कुर्सियां अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, कुर्सियों में तोड़फोड़, नुकसान। और छत देखिए, सीलिंग पर आपको नजर आ रहा है जो धमाका हुआ। उसके बाद ये अंदर आप जो देख रहे हैं अवशेष, और ऊपर छत में भी काफी नुकसान हुआ। ये तस्वीरें, अगली तस्वीर दिखाइए। बाकायदा कई टीमें गठित की गई हैं, इसकी जांच के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। देखिए, मौके पर पहुंची है पुलिस, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, फॉरेंसिक टीम पहुंची है, सबूत और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लेकिन इस हमले में आरोपी कौन है, इस हमले के पीछे है कौन, इसमें माकपा पर आरोप लग रहा है। इस हमले के पीछे यह हमला क्यों हुआ और आखिर क्यों संघ निशाने पर है, देखिए जरा। अंदर अब मैं आपको दिखा रहा हूं जो धमाका हुआ वो भी आप देख रहे हैं। कन्नूर में, केरल के कन्नूर में आरएसएस ऑफिस में यह बम फेंका गया और हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। अचानक ऐसा माहौल हो गया। बम धमाके में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है अब तक, लेकिन
हाल के दिनों में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले तेज हो गए। पहले के मुकाबले पिछले एक साल में हिंसा की वारदात 30% बढ़ गई है। कन्नूर में एक साल में हिंसा की 400 घटनाएं हुई हैं। लेफ्ट के 600 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है और हिंसा के पीछे विधानसभा चुनाव के नतीजे बताए जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार बीजेपी ने केरल में खाता खोला है और विधानसभा चुनाव में 15% वोट बीजेपी ने हासिल किए हैं। लेफ्ट दलों को 2% वोट का नुकसान हुआ है, जो गले नहीं उतर रहा है। बीजेपी आरएसएस ने केरल सरकार को इस हमले के बाद घेरा है। सुनिए जरा संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार क्या कह रहे हैं इस बम धमाके के बाद। आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत ने बैन लगाने की कोशिश की संघ पर, वो पराजित हुई। आजादी विभाजन के बाद आजादी मिलने पर कांग्रेस सो कॉल्ड सेकुलर, जिन्होंने देश का बंटवारा करवा दिया, उन्होंने भी बार बार संघ पर। तो इंद्रेश कुमार को आप सुन रहे थे, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि बार बार संघ पर निशाना क्यों। तो संघ निशाने पर क्यों है, ये बात करते हैं। सवाल ये है कि केरल में आरएसएस से आखिर डर किसको लग रहा, क्योंकि आरएसएस के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं और इसमें कई बार लेफ्ट से जुड़े संगठनों का हाथ सामने आया है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और इसी वजह से पहली बार केरल में बीजेपी का खाता खुला था। इतना ही नहीं, बीजेपी के वोट बैंक बढ़ने का सीधा असर लेफ्ट पर पड़ा था। लेफ्ट को वोट प्रतिशत 2% तक कम हो गया। आपको बताऊं, अप्रैल 2022 में आरएसएस नेता एसके श्रीनिवासन की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आरएसएस कार्यकर्ता शरद चंद्रन सहित कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। बीजेपी और लेफ्ट के बीच इसको लेकर तनातनी भी दिख रही है। बीजेपी बार बार जिहादियों के अड्डे को लेकर लेफ्ट सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। केरल में आईसिस मॉड्यूल को लेकर एनआईए ने इसी साल चार्जशीट दाखिल की है। आतंकियों की बहाली से लेकर सीरिया में आईएस के लिए जंग लड़ने वाले कई लड़ाकों का केरल कनेक्शन सामने आ चुका है और इसी वजह से लेफ्ट और आरएसएस बीजेपी के बीच टकराव और ज्यादा तेज होता जा रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि बीजेपी सवाल पूछ रही है, सुनिए जरा। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा देश हित की बात करते हैं। उनका जीवन में जो भी इसमें लोग निकलते हैं, उनके लिए अपना कुछ नहीं होता। तेरा वैभव अमर रहे मां, भारत मां, हम दिन। मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आज आपको बताएंगे पीएम ने वो किया जो 75 साल तक कोई नहीं कर पाया। सबसे बड़े शिव भक्त है मोदी। पहली तस्वीर आपकी ये देखिए जरा, ये जन सैलाब देखिए जरा। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री ये देखिए गाड़ी में अपनी बाहर खड़े थे, लोगों का अभिवादन लोग कर रहे थे। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। कुछ इस तरह से पीएम का वेलकम हुआ। पीएम ने किया क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए लोग कैसे पीएम को देखने सुनने के लिए वहां दीवाने हुए जा रहे थे। सुनिए जरा। आज 8-15 दिन से लगे हुए हैं स्वागत करने के लिए। मेरे पास मोदी जी का ऐसा कविता है जो मोदी जी क्या है और वो देश के लिए क्या है वो मैं बता सकती हूँ, अगर आप मौका दें तो। ये लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। साड़ी, बीजेपी की साड़ी पहने हुए तमाम लोग हैं। हम लोग को बहुत सारा सौगात देके गए। देवघर हमारा छोटा सा शहर था, प्रसिद्ध तो था ही बाबा नगरी के नाम से, पर यहाँ पर एयरपोर्ट खुलने से, एम्स खुलने से हम लोग को जो सौगात मिली है उसके लिए देवघर अब बहुत ज्यादा। फ्लाइट से यहीं से निकलेंगे, रांची जाना तो नहीं पड़ेगा? अब मुझे रांची नहीं जाना पड़ेगा। बैंगलोर, पुणे सब जगह बच्चे रहते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट अब यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। बड़े शहरों से हम लोग डायरेक्ट यहाँ। क्या कहेंगे मोदी जी को आप? बहुत बड़ा थैंक्स कहेंगे। बहुत धन्यवाद मोदी जी के, बहुत बहुत धन्यवाद। 14 साल बाद जब राम जी वनवास से आए थे, जिस तरह स्वागत हुआ उसी तरह नरेंद्र मोदी का हम लोग स्वागत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी जिंदाबाद। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम था, लेकिन प्रधानमंत्री जिस मकसद से पहुंचे थे वो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा देवघर हवाई अड्डे का आज उद्घाटन किया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं उस नए हवाई अड्डे की। अगली तस्वीर दिखाई और यहां से पहली फ्लाइट
ये देख रहे हैं फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें। पहली फ्लाइट टेक ऑफ हुई है, ये वो तस्वीर देख रहे हैं आप। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया देवघर में। ऐसे ही नहीं हुआ, लोग ऐसे ही मोदी मोदी के नारे नहीं लगा रहे। लोग 75 साल से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनके शहर में कब आखिर ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, उसके पीछे बड़ी वजह है। ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री को देख रहे हैं आप, और ये देखिए फ्लाइट यहां से टेक ऑफ हुई। फिर प्रधानमंत्री ने झारखंड को 16,000 करोड़ का तोहफा दिया दरअसल, और कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने। इनमें सड़क और रेलवे की तीन बड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। एयरपोर्ट, एम्स समेत दर्जन भर योजनाओं की शुरुआत की पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री ने देवघर में एयरपोर्ट का आज उद्घाटन किया बाकायदा, और कोलकाता में के लिए पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई पीएम ने। 401 करोड़ की लागत से यह देवघर का एयरपोर्ट बनाया गया। इसकी खासियत देखिए, इससे क्या होगा, देश विदेश के श्रद्धालुओं को बड़ा फायदा मिलेगा। देवघर में पर्यटन बढ़ेगा, खासतौर से धार्मिक पर्यटन, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देवघर एयरपोर्ट से बिहार और बंगाल को भी फायदा होगा। साथ ही साथ ये बड़ी वजह है क्योंकि देवघर बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर मौजूद है, बॉर्डर से जुड़ता हुआ है, ये इसका फायदा होगा। अब जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। आज जो काम हो रहे हैं, देश यही है, लोग यही है, दफ्तर वही है, अफसर वही है, तो क्या पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? ये काम पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? कौन रोकता था उनको? भाइयों बहनों, इसका एक बड़ा कारण था, सरकारें कुछ होती हैं जिसके दिल में सेवा भाव नहीं, सत्ता भाव भर जाता है। और आइए अब आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति। जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो कैसे प्रधानमंत्री को देखने वालों का तांता लगा था। यूं तो देवघर पूरे साल भक्तों से भरा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहां भक्ति की शक्ति इस कदर नजर आती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर सावन से 2 दिन पहले आज देवघर में सावन जैसा नजारा देखने को मिला, तो इसकी सबसे बड़ी वजह रही प्रधानमंत्री मोदी का बाबा की नगरी का दौरा। देवघर, जिसे देश दुनिया में बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से बाबा के दरबार पहुंचे। 12 किलोमीटर के सफर में दोनों तरफ जन सैलाब था। लोग पीएम का अभिवादन कर रहे थे और पीएम लोगों का। सड़क किनारे खड़े लोगों के चेहरे ये बताने के लिए काफी थे कि यहां के लोग उनकी इस यात्रा का किस कदर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देवघर के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी पहुंचे बाबा बैद्यनाथ के दरबार, जहां मंदिर में उनके पूजा के लिए खास इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। भगवान शिव की इस पूजा में उन्हें 5 पुरोहितों ने मदद की। मोदी ने बाबा का अभिषेक भी किया, सिर पर तिलक लगाए। पीएम ने पूरे 20 तक भगवान शिव को समर्पित किया, और जो ये बताने के लिए काफी है कि वो किस कदर बाबा भोले के भक्त हैं, और जहां जहां शिव की शक्ति नजर आती है वहां वहां वो भागे चले जाते हैं। आइए, दरअसल बैद्यनाथ धाम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ साथ साथ है। कहते हैं कि यहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है, इसलिए महाशिवरात्रि पर यहां लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। सावन के महीने में करीब 80 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा को चढ़ाने पहुंचते हैं। 100 किलोमीटर की दूरी श्रद्धालु पैदल ही पूरी करते हैं। ऐसे श्रद्धालु डाक बम या कांवड़ बम के नाम से भी जाने जाते हैं। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं अपनी शिव भक्ति पर। हर साल लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहां गंगा जल लेकर आते हैं, देश के अलग अलग कोने से आते हैं, बड़ी भक्ति भाव से आते हैं। लोगों को एक दूसरे की भाषा, बोली भले समझ आए या ना आए, लेकिन हमारी आस्था, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये सांझी अमानत है। भारत की इन्हीं धरोहरों को सुरक्षित करने,
इन तक पहुंचने का मार्ग आसान बनाने के लिए आज अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव शक्ति। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव शक्ति, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, काशी विश्वनाथ से शुरू करिए। प्रधानमंत्री ने क्या किया है? काशी शहर का पुनर्निर्माण कराया पीएम मोदी ने, बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर के जीर्णोद्धार पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्चे हैं पीएम ने। मोदी जब भी काशी जाते हैं बाबा के दर्शन जरूर करते हैं। काशी के अलावा सोमनाथ की बात कीजिए, मंदिर के लिए 5 परियोजनाएं शुरू की पीएम मोदी ने। मां पार्वती के मंदिर का शिलान्यास भी किया और पार्वती मंदिर के लिए 30 करोड़ का बजट रखा पीएम ने। केदारनाथ देखिए, केदारनाथ धाम का कायाकल्प किया पीएम मोदी ने, 400 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार करवाया है। और 2013 की आपदा में सब कुछ तबाह हो गया था वहां उस दौरान। पशुपतिनाथ देखिए, 12 मई को पशुपतिनाथ धाम गए थे पीएम। पशुपतिनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा की थी। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति है जो दिखाई देती है, और न सिर्फ दिखती है बल्कि प्रधानमंत्री उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। महाकाल के लिए भी उन्होंने खास कॉरिडोर भी बनवाया। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।